नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 7 का पाठ छठा और 7वां। आज 7वीं क्लास पूरी हो जाएगी भूगोल आपकी। कल से दोस्तों आपका रात को 9 बजे डेली टेस्ट रहेगा, वो टेस्ट रहेगा भूगोल का ही। कल अपन लेंगे जो हमारा ब्रह्मांड है उस पाठ का टेस्ट। तो आप हमारा ब्रह्मांड लेसन है वो अच्छे से पढ़ लेना, एक एक पाठ पढ़ना है दोस्तों, उसका आपका टेस्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, फैक्ट देखते हैं हमारे ये विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। तो देखिए, विश्व में पाए जाने वाले मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे मरुस्थल। तो दोस्तों विश्व में पाए जाने वाले मरुस्थल है ये गर्म और ठंडे दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं। गर्म मरुस्थल है वो मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं और गर्म मरुस्थल का धरातल रेतीला व पथरीला तथा वर्षा यहाँ पर कम होती है। और दोस्तों जितने भी महाद्वीप है उनमें मरुस्थल पाया जाने का कारण क्या है? जलधारा। क्या है? जलधारा। जो महासागर हैं दोस्तों जितने भी, उनमें दो प्रकार की जलधाराएं चलती है दोस्तों, एक तो गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। जितने भी महाद्वीप है उनका पश्चिमी भाग और जो महासागर है उनका पूर्वी भाग, क्योंकि महासागर है उसका पूर्वी भाग है, वही तो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग होगा। तो जितने भी महासागर हैं उनके पूर्वी भाग में दोस्तों जलधाराएं चलती है ठंडी। ठंडी जलधारा चलने का कारण क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। जो जलधाराएं हैं दोस्तों वो ये महाद्वीप, ये महासागर मानिए आप, ठीक है। जलधाराएं चलने का पहले तो आपको कारण पता होना चाहिए। जलधाराएं चलने का पहला कारण है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी घूर्णन करती है दोस्तों तो संतुलन बढ़ाने के लिए जलधाराएं चलती है। जैसे अपन बाल्टी को टेढ़ा कर देते हैं, तो दोस्तों बाल्टी को टेढ़ा कर दिया या किसी आप प्याले में पानी डालकर टेढ़ा कर दोगे तो वो जल है संतुलन की स्थिति बनाएगा। वैसे ही संतुलन की स्थिति बनाने के लिए दोस्तों जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो जो जल है महासागरों का वो एक साइड से क्या होता है, ऐसे उठ जाता है इस साइड। तो इस साइड होता है दोस्तों जल टीले का निर्माण। किसका निर्माण होता है? जल टीले का। और दोस्तों जो पूर्वी भाग है महासागरों का, वहाँ पर होता है दोस्तों जल गर्त का निर्माण, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों अब यहाँ पर जल टीला बन गया, तो यहाँ जल टीला बनेगा तो ये दबाव डालेगा नीचे बैठने के लिए, पानी नीचे बैठने के लिए दबाव डालेगा, तो इस तरह से जल धारा चलेगी नीचे की ओर। फिर नीचे दोस्तों जल है वो सघन होता है, क्योंकि जल का जो समुद्र है उसमें लवणता अधिक होती है दोस्तों, नीचे लवणता अधिक है तो सघन होगा। तो ये जल धारा यहाँ से दोस्तों 300 मीटर के आसपास ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ करके यहाँ पर पूर्वी भाग में आएगी ये महासागरों के। तो यहाँ पर जो जल गरत है इसको भरने की कोशिश करेगी, तो ये ऊपर की ओर चलेगी। किसकी ओर? ऊपर की ओर। फिर वापस दोस्तों ऐसे चलेगी। तो ये जल धाराएं ऐसे चलती है दोस्तों, ठीक है। यानी महासागरों में ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिम से पूर्व साइड ये चलती है। तो महासागरों में पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर जलधाराएं चलती है। अब दोस्तों ये जलधाराएं ऐसे चल रही है, तो यहाँ से ये जलधारा नीचे जाएगी महासागर में। जब वो जल टीला है उसके दबाव के कारण जलधारा नीचे होकर ऐसे जाएगी, तो नीचे से दोस्तों जलधाराएं क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। जब यहाँ से निकलेगी दोस्तों महासागरों के पूर्वी भाग से, तो ये ठंडी जलधारा होगी। और यहाँ से फिर वापस दोस्तों ये इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी तो दोस्तों ये क्या धारण कर लेगी? तापमान के द्वारा गर्मी धारण कर लेगी, फिर वापस ये गर्म जलधारा बन जाएगी। तो ये ठंडी जलधाराएं हैं दोस्तों। इसी कारण जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी साइड में क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। जो ठंडी जलधाराएं होती है दोस्तों वो बरसती तो है नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। यानी जलवाष्प का रूप धारण नहीं करती है ठंडी जलधाराएं। तो दोस्तों इसी कारण जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी साइड में क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। अभी अक्षांशों के आधार पर दोस्तों ठंडे और गर्म मरुस्थल होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बाकी दोस्तों कभी आपको अलग क्लास में समझाया जाएगा जलधाराओं के बारे में। तो देखिए, गर्म मरुस्थल का धरातल रेतीला व पथरीला होता है तथा वर्षा अत्यंत कम होती है। नेक्स्ट देखिए, सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल आदि गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, ठंडे मरुस्थल है वो उच्च अक्षांशों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इनमें धरातल बर्फीला व वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोबी का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तिब्बत एवं लद्दाख आदि ठंडे मरुस्थलों के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, थार के मरुस्थल में रेतीले टीले मिलते हैं जिन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थार के मरुस्थल में
अनिश्चित वर्षा होने से कभी कभी भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। 2006 में बाड़मेर जिले के कवास में, 2015 में जालौर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आई बाढ़ इसके अच्छे उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर जिले के लाठीसिरी क्षेत्र में मीठा भूमिगत जल उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बबूल, खेजड़ी, रोइडा आदि इसके मुख्य वृक्ष हैं। नेक्स्ट है, यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, जिप्सम, संगमरमर, इमारती पत्थर, नमक आदि कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाड़मेर जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। खनिज तेल शोधन के लिए रिफाइनरी भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखिए, थार के प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या क्यों रहेगी जहाँ खाने पीने का इतना सामान ही ना हो। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक दशाएं अधिक प्रतिकूल नहीं होने के कारण विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में इस मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व है। तो दोस्तों थार का मरुस्थल है, उसमें सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सुदूर उत्तर में स्थित जम्मू व कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्व में शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। यह तिब्बत के पठार का एक भाग है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ लद्दाख, लेह व काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं। लद्दाख में शीतकटिबंध झाड़ियों का आधिक्य पाया जाता है, यानी शीतकटिबंध झाड़ियाँ अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ लोग ज़्यादा उपज को कारगिल के व्यापारियों को जानवरों के बदले में बेच देते हैं। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख में पशुओं की संख्या अधिक है, जिनमें भेड़, बकरियां, याक, घोड़े, जोम्मा यानी गाय तथा याक के मिश्रित रूप को जोम्मा कहते हैं दोस्तों, आदि प्रमुख है। नेक्स्ट देखिए, ऋतु प्रवास हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली कई जातियां जैसे गढ़वाल, कुमाऊं की भोटिया, कश्मीर में बकरवाल, जम्मू हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाली गुज्जर, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख में चांगपा या चुंगपा भी बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश में मोन्या आदि अपने पशु के साथ साथ मौसमी ऋतु प्रवास करते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, मिलान वाला भी, निम्न में से मौसमी प्रवास वाली प्रजातियां या ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है। तो इधर जनजातियों के नाम दे देंगे, इधर इनका स्थान का नाम दे देंगे, फिर मिलान वाला प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सियाक, सिंधु, वाकाछू, द्रास, जास्कर जैसी बड़ी नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कश्मीर और काराकोरम के बीच व्यापारिक मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर होता है या जाता है। नेक्स्ट देखिए, घाटियों में हर जगह घर नहीं है, केवल कुछ भूखंडों पर ही पत्थर और गारे की ईंटों में बने घर मौजूद है, जिन्हें स्थानीय भाषा में खंगपा कहते हैं। तो दोस्तों खंगपा किसे कहते हैं? ये दोस्तों जनजातियों के घर है जम्मू कश्मीर साइड में, उन्हें खंगपा कहते हैं। तो खंगपा क्या है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लद्दाख के निवासी भारत, ईरान और भारत मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। तो लद्दाख के निवासी हैं ये भारत, ईरान और भारत मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये शरीर पर गर्म रखने के लिए छंग नामक देसी पेय का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा पेय पदार्थ पीते हैं? तो छंग नामक पेय पदार्थ पीते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों 7वां, विभिन्न प्रवेशों में मानव जीवन सेकंड। देखिए पहला फैक्ट है इसमें, हमारे देश के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य गंगा यमुना का विशाल मैदान स्थित है। यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? भब्र। दोस्तों एक तो होता है तराई प्रदेश, एक होता है भब्र प्रदेश, एक होता है खद्र प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों जो नदियां पर्वत से निकलती हैं, ठीक है, आपको मैं बताता हूं दोस्तों। जैसे ये नदी है दोस्तों, ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये नदी बहेगी, फिर दोस्तों ये कंकड़ पत्थरों में जब नदी बहेगी ना यहाँ पर, तो कंकड़ पत्थरों में दोस्तों जब नदी बहेगी तो ये विलुप्त सी हो जाएगी। बाद में दोस्तों नदी कंकड़ पत्थरों से जस्ट निकलती है, इस क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। फिर दोस्तों ये नदी बहेगी,
तो बाद में दोस्तों जब इसका जल स्तर कम हो जाएगा नदी का, वर्षा ऋतु में तो अधिक रहता है, बाद में क्या हो जाता है, इसका जल स्तर कम हो जाता है। जब जल स्तर कम हो जाएगा दोस्तों तो नदी का पाट है वो कम होता जाएगा, पाट कम हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों मैदान बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैदान है दोस्तों, ये यदि पुराने हैं तो पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को तो क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और नए बागर कहते हैं। ठीक है, यानी पुराने जलोढ़ क्षेत्र हैं उनको तो क्या कहेंगे, बागर कहेंगे, और नए जो जलोढ़ क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो खादर और बागर इन दोनों में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाबर। और दोस्तों यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं ना, जहाँ से नदी जा रही है, इसको भाबर कहते हैं। और कंकड़ पत्थरों से जस्ट बाहर निकलते ही उसको क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। फिर आता है खादर और बाबर। तो बाबर कहते हैं पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को और खादर कहते हैं नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, खादर पुराने जलोढ़ क्षेत्र, बागर खादर है ये नवीन जलोढ़ क्षेत्र, बागर है ये पुराने जलोढ़ क्षेत्र। तराई प्रदेश कौन सा है, जब कंकड़ पत्थरों से जस्ट बाहर निकलती है नदी तो उसको तराई प्रदेश बोलते हैं, रीट 2017 में आया था। और भाबर किसे कहते हैं, भाबर जो कंकड़ पत्थरों से जहाँ से नदी चल रही है तो कंकड़ पत्थरों में एक तरह से विलुप्त सी हो जाती है नदी, तो उसको भाबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाबर हो गया, आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसके निकट दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, तराई। नेक्स्ट देखिए, नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहते हैं, बागर, और नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को क्या कहते हैं, खादर। नेक्स्ट देखिए, इस क्षेत्र में वनस्पति पॉपुलर, शोल, सेमल, शीशम, बबूल, हल्दू, कई प्रकार की घास पाई जाती है। पॉलीमर का उपयोग प्लाईवुड बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदानों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पश्चिमी तट है दोस्तों, इसको काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट में विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी तट है दोस्तों, इसको उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, जो ऐसे दोस्तों, इसको उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, और इधर काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इस तरह से दोस्तों इनको विभाजित किया जा सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जो पश्चिमी तट है उसको 4 भागों में और जो पूर्वी है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मालाबार तट, यह प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर गोवा से कन्याकुमारी तक एक संकरी पट्टी में फैला हुआ है जो सामान्यतः 70 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये दोस्तों पूछा जा सकता है, मालाबार तट पर है ये अन्नामलाई की, इलायची की और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। और मैंने क्रम से आपको बताया था दोस्तों वो। देखिए, मालाबार तट पर कई लेगून पाए जाते हैं। लेगून दोस्तों किसे बोलते हैं, झील होती है लेगून, एक झील, ठीक है, लेगून पाए जाते हैं। बेब नदी इसी प्रकार का प्रसिद्ध लेगून है। क्या है, लेगून। नेक्स्ट देखिए, यहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेमी से 400 सेमी तक होती है, जो जून से शुरू होकर नवंबर तक होती है। वर्ष भर इसका तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जून के लगभग अपने भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, मालाबार, ये क्या है दोस्तों, 1 मिनट। मालाबार प्रदेश में दोस्तों नारियल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सागवान, सिनेकोना, साल, खड़, एनोना, रोजवुड आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट के समीपवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, रबड़ के उद्यान लगे हैं। तट के निकट होने के कारण मछलियाँ पकड़ना एक प्रमुख यहाँ का व्यवसाय है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ के तटीय भागों में आणविक खनिज, मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, भीतरी भागों में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, गोरनेट, ग्रेफाइट आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तिरुवनंतपुरम, अल्लाई, कोझिकोडे प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ कई बंदरगाह भी विकसित हुए हैं, जैसे कोझिकोड, कोच्चि, अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम आदि। नेक्स्ट है, यहाँ रहने वाले मुख्यतः
मलयालम व अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है बरसिम एक प्रकार की घास का नाम है। तो पूछा जा सकता है बरसिम क्या है, एक प्रकार की घास है। दोस्तों ये जब आप पाठ पढ़ोगे, टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जाएगा, क्योंकि आप पाठ पढ़ोगे। तो कल आपको कक्षा 6 का पाठ नंबर 1 हमारा ब्रह्मांड पढ़ना है। ऐसे दोस्तों एक एक पाठ अपन करते जाएंगे टेस्ट में भूगोल का। जो इतिहास है वो आपकी पूरी हो चुकी है दोस्तों। कारण ये दोस्तों जो 10वीं क्लास है उसके मैंने लगभग प्रश्न करवा दिए हैं। बाकी जो प्रश्न है दोस्तों बाद में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा करवा दूंगा, क्योंकि उनमें दोस्तों एक एक पेज में बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। तो जैसे ही बन जाएंगे तब करवा दूंगा वो। बाकी हो चुकी है अपनी इतिहास पूरी, 10वीं तक ही अपने काम किया। अब भूगोल शुरू करते हैं। कल 6ठी क्लास का पहला पाठ आपको पढ़ना है।